नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन थोड़े पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं। ये है स्वास्थ्य नियामक लेखन में लाभ जोखिम मूल्यांकन, मतलब बेनिफिट रिस्क असेसमेंट। और हमारी ये बातचीत आधारित है एवरब्लिंक हेल्थकेयर के एक ताज़ा लेख पर। सोचिए ज़रा, कोई नई जीवन बचाने वाली दवा बाजार में आएगी या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी असरदार है, बल्कि इस पर भी कि उसके फायदे और जो संभावित नुकसान है उनका संतुलन कैसे समझा और बताया गया है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये मूल्यांकन नियामक फैसलों को कैसे शक्ल देता है और क्यों मेडिकल राइटर्स के लिए इसे समझना, इसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है। हमारा मकसद रहेगा कि इस जटिल विषय के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें पकड़ सकें। बिल्कुल। लाभ जोखिम मूल्यांकन, या जिसे हम संक्षेप में BRA कह सकते हैं, ये एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें होता ये है कि किसी भी मेडिकल उत्पाद, जैसे कोई दवा हो या टीका, उसके जो अच्छे नतीजे हो सकते हैं, मतलब फायदे, उनकी तुलना की जाती है उसके संभावित नुकसानों से। और इसी आधार पर FDA या EMA जैसी जो नियामक संस्थाएं हैं, वो तय करती हैं कि भाई ये चीज मरीजों तक जानी चाहिए या नहीं। तो मूल रूप से ये संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता का खेल है। अच्छा, तो इस संतुलन को साधने के लिए वो कौन सी मुख्य चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है? देखिए, इस संतुलन को समझने के लिए हमें 3 मुख्य चीजों पर गौर करना होता है। पहला तो है फायदे, मतलब सेहत में सुधार, लक्षणों में कमी, इस तरह की चीजें। दूसरा है जोखिम, यानी साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कितने गंभीर हो सकते हैं। और तीसरा जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब हमारे पास डेटा कितना पक्का है, क्या उसमें कोई कमी है, या फिर अलग अलग मरीजों पर असर अलग अलग तो नहीं होगा। ये तीनों चीजें मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। मतलब रेगुलेटर के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए? सही कहा आपने। देखिए, नियामक संस्थाओं के लिए तो ये सीधे सीधे मरीजों की सुरक्षा और जनता के भरोसे का सवाल है। फार्मा कंपनियों के लिए, उनके लिए ये दवा बनाने की प्रक्रिया और फिर लेबलिंग, यानी दवा पर क्या जानकारी देनी है, उसमें गाइड करता है। और मेडिकल राइटर्स, वो तो एक तरह से पुल का काम करते हैं। पुल? पुल। जो जटिल क्लिनिकल डेटा होता है उसे वो नियामकों के समझने लायक, एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नियम का पालन नहीं, बल्कि एक तरह से दवा विकास की रणनीति का भी हिस्सा है। तो फिर इस मूल्यांकन को सही ढंग से करने के सबसे अच्छे तरीके क्या माने जाते हैं? इसके लिए कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले तो जो डेटा है उसका बहुत सख्ती से, बारीकी से विश्लेषण करना। दूसरा, अलग अलग नजरिए शामिल करना जरूरी है। तो इसके लिए हितधारकों, जैसे डॉक्टर हैं, मरीजों के समूह हैं, उनसे जुड़ना पड़ता है। फिर कई बार डेटा बहुत जटिल होता है, तो उसे व्यवस्थित करने के लिए कुछ मात्रात्मक मॉडल, जैसे MCDA, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, ये अलग अलग कारकों को वजन देने और तुलना करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी शायद कि जो भी नतीजे निकलें, उन्हें बिल्कुल साफ, सीधे और सरल शब्दों में बताया जाए, कोई भ्रम ना रहे। सुनने में तो ये काफी व्यवस्थित और वैज्ञानिक लगता है, लेकिन यकीनन इसमें कुछ मुश्किलें भी आती होंगी। मुश्किलें बिल्कुल आती हैं। शायद सबसे बड़ी चुनौती यही तय करना है कि कब माना जाए कि फायदे जोखिम से ज्यादा हैं। ये फैसला कई बार थोड़ा व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। खासकर जब आंकड़े एकदम साफ न हों। और फिर जैसे जैसे नया डेटा आता है, किसी दवा का जोखिम प्रोफाइल बदल भी सकता है। और सोचिए, अगर डेटा ही कम हो या कोई साइड इफेक्ट बहुत ही कम लोगों में दिखता हो, तो उसका मूल्यांकन करना और मुश्किल हो जाता है। ये बात तो है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे लेख में भी कुछ जिक्र था शायद? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक नई कैंसर की दवा आई, ट्रायल में दिखा कि वो ट्यूमर को काफी हद तक कम कर रही है, बड़ा फायदा है। लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि उससे दिल पर बुरा असर पड़ने का थोड़ा खतरा है, जिसे हम कार्डियोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अच्छा। अब जो मौजूदा इलाज हैं, शायद उनमें ये खतरा कम हो, तो नियामक को बहुत ध्यान से तौलना पड़ेगा कि ट्यूमर घटने का फायदा इस नए खतरे से ज्यादा है या नहीं। या फिर टीके का उदाहरण लें। टीका बनाने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो बड़े पैमाने पर लोगों को बीमारी से बचाता है, लेकिन इसे उन बहुत ही दुर्लभ मगर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के सामने तौलना पड़ता है, जिनका थोड़ा बहुत खतरा हमेशा रहता है। ये संतुलन साधना ही कला है। बिल्कुल।
इन उदाहरणों से साफ पता चलता है कि कैसे एक व्यवस्थित मूल्यांकन, पारदर्शी बातचीत और सोच समझकर फैसला लेना कितना जरूरी है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो इस क्षेत्र में क्या नए रुझान या बदलाव दिख रहे हैं? भविष्य तो काफी दिलचस्प लग रहा है। एक बड़ा बदलाव है रियल वर्ल्ड एविडेंस, यानी RWE का बढ़ता इस्तेमाल। RWE मतलब असल दुनिया का डेटा? हाँ, मतलब दवा क्लिनिकल ट्रायल के बाहर असल दुनिया में मरीजों पर कैसा काम कर रही है, इसका डेटा। ये हमें ज्यादा व्यवहारिक जानकारी देता है। दूसरा, एनालिटिक्स बेहतर हो रहे हैं। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इनका इस्तेमाल बढ़ेगा ताकि डेटा में छुपे हुए पैटर्न और जोखिमों को बेहतर समझा जा सके। अच्छा। और तीसरा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है मरीज केंद्रित नजरिया। मतलब मूल्यांकन करते समय ये पक्का करना कि मरीजों की असल ज़रूरतें, उनकी प्राथमिकताएं, उनके अनुभव, वो सब ध्यान में रखे जाएं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एवरब्लिंक हेल्थकेयर का लेख भी शायद यही इशारा कर रहा है कि ये जो लाभ जोखिम मूल्यांकन है, ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है, इसमें कला भी शामिल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें विश्लेषण की सख्ती तो चाहिए ही चाहिए, साथ में नैतिक जिम्मेदारी का गहरा एहसास भी होना जरूरी है। और हाँ, वो कला भी चाहिए कि आप मुश्किल से मुश्किल नतीजों को भी साफ और सरल भाषा में समझा सकें। ये पूरी प्रक्रिया ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि सुरक्षित और असरदार मेडिकल उत्पाद बाजार में आएं और हम तक पहुंचें। और नियामक लेखक या मेडिकल राइटर कहें, वो इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ नियमों का पालन करने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को, उसकी दिशा को तय करने जैसा है। और चलिए, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, डेटा एनालिटिक्स की हमारी क्षमता बढ़ रही है, तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम मरीज की व्यक्तिगत पसंद, उसके अपने मूल्यों को इस लाभ जोखिम के समीकरण में और भी गहराई से शामिल कर पाएं? मतलब क्या ये हमें पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा निर्णयों की तरफ ले जा सकता है? हाँ, सोचने वाली बात है ना, कि भविष्य में ये संतुलन कितना व्यक्तिगत हो पाएगा।